तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। और आज बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कल की क्लास नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे डेली एडमिशन लेते हैं। तो जिन्होंने कल की क्लास नहीं की है वो क्लास यूट्यूब पर भी पड़ी है और साथ साथ में ऐप पे भी है। तो आप ऐप या यूट्यूब से देख लो, उसमें मैंने बहुत बेसिक बातें बताई थी। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भर दिया मैंने, भर दिया उससे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मैंने कल पढ़ाया था। तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि सबसे पहले हम 2 क्यूएसडी देंगे। मैंने लेक्चर चलने का रास्ता क्या बताया था? मैंने कहा था लेक्चर की स्टार्टिंग होगी पहले क्यूएसडी से। किससे होगी? पहले क्यूएसडी दिए जाएंगे 2, ठीक है, फिर लेक्चर पढ़ाया जाएगा, फिर आपका काम होगा उनकी डीपीपी करना। ये एक लेक्चर में इतनी चीजें चलेंगी मिनिमम। तो यार आज आप लोग क्यूएसडी के लिए तैयार हो जाएं सारे के सारे बच्चे। और सबसे पहले ये बताएं कि मजा आ रहा है, पढ़ाई सही चल रही है? सबसे पहले ये बताएं मजा आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? हाँ बेटा, सिलेबस आपका पेपर के कम से कम 2 महीने पहले खत्म करेंगे। मतलब आपको कम से कम 60 दिन रिवीजन का देंगे कि आप रिवीजन करो, हम लोग रिवीजन कराएं और बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर दें। यस, ठीक है, इसलिए आप टेंशन ना ले। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप हम लोगों के साथ चलें, आप हम लोगों के साथ चलें, मतलब साथ छूटने ना पाए किसी भी तरह से। मतलब आपका बैकलॉग ना बनने पाए। जो भी क्लास में किया जा रहा है वो सब आपको पूरा करना है, वो सारी बातें आपको पूरी करनी है। और बाकी तो आप टेंशन ना लो, हम लोग मिलके कर लेंगे। हाँ बेटा, थोड़ी सी कोल्ड है हल्का सा। तो चलो बच्चों, सभी लोग जुड़ गए हैं, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्लास की स्टार्टिंग के लिए मैंने आपको कहा था सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्यूएसडी करेंगे। तो चलो क्यूएसडी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्यूएसडी आपके पास क्या है स्क्रीन में, उसको देखिए। क्यूएसडी नंबर 1, देखो क्यूएसडी नंबर 1 क्या है? आप सभी बच्चों को आंसर बताना है, मैं पोल कर दूंगा, ठीक है। क्यूएसडी नंबर 1 क्या है जरा समझिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। हाउ मैनी टर्म belong to एलिमेंट्स। पहला आपको बताना है कि कौन कौन एलिमेंट है। हाइड्रोजन गैस, सोडियम सॉलिड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और आपको अच्छे से बताना है ऑक्सीजन गैस, एयर, मैगी, लाइट, साउंड, ठीक है, लव। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, 2, 3, 4, नन। बताओ बच्चों, चाय पिलवा देना बस, है ना, ठीक है, एक मिनट, जल्दी लो आंसर बताएं। आप लोगों का मैं पोल कर देता हूं। सब लोग आंसर दें, दीजिए। हाँ हाँ, उसमें ना उन्होंने शायद ना बाद में सेशन टाइमिंग चेंज किया आपके 8:45 का। अच्छा, लेकिन यहाँ शो हो रहा था, मैंने क्लास आपकी लगा दी, तो कोई ओके, दिक्कत तो नहीं ना? कोई नहीं, मैं अभी तो यही कराऊंगा। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, मैं चाय के देता हूँ। हाँ हाँ, आंसर बताओ भाई सब लोग, आंसर बताओ। हाउ मैनी टर्म बिलोंग टू एलिमेंट, एलिमेंट कौन कौन है?
सारे बच्चे आंसर दें जल्दी से। एलिमेंट कौन कौन है? अच्छा हाँ, म्यूट है। हाँ, सारे बच्चे आंसर दें, एलिमेंट कौन कौन है? बी 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 बी। ओके, सारे बच्चों का आंसर बी है। अब मैं चेक करके आपको बताता हूं कि आंसर है क्या। देखो, हाइड्रोजन एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस के अंदर होते हैं। और प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। तो ये प्योर सब्सटेंस है और साथ में एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है, तो ये एक हो गया। ये प्योर सब्सटेंस है और साथ में एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है, इसलिए ये हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, ये प्योर सब्सटेंस है। मगर कार्बन डाइऑक्साइड एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलके फॉर्म हुआ है, इसलिए ये कंपाउंड है। और ये मिक्सचर है। ये देखो एलिमेंट है। ऑक्सीजन गैस सिर्फ ऑक्सीजन का ही कलेक्शन है। ऑक्सीजन गैस किसका कलेक्शन है? ऑक्सीजन का कलेक्शन है। तो ये प्योर सब्सटेंस है और ऑक्सीजन सेम टाइप के एटम से मिलके बना है, इसलिए एलिमेंट है। ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर है, ये तो नॉन मैटर है, ये तो नॉन मैटर है और ये भी नॉन मैटर है। तो कितने आंसर हैं? 3। तो आप सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब हम देते हैं आपको क्यूएसडी नंबर 2। क्यूएसडी नंबर 2, ठीक है ना बेटा? ऐप का अपडेट 19 जुलाई या 20 जुलाई के बीच में होगा फिर से, उसमें आपको और फीचर थोड़े मिल जाएंगे। तो जल्दी से क्यूएसडी नंबर 1 करिए। आप लोगों ने कर लिया। अब मैं देने जा रहा हूं क्यूएसडी नंबर 2। अब मैं देने जा रहा हूं क्यूएसडी नंबर 2। क्यूएसडी नंबर 2 देखो, और इसको आप लोग करेंगे, ठीक है? सेलेक्ट द करेक्ट मैच in given list 1 and list 2। आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में क्या करना है बच्चों? मैच करना है ना, कि किस तरह से मैचिंग करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आपको करना है, ध्यान दीजिए। ये देखिए, मैं ऑप्शन लिखता जा रहा हूं। मैं ऑप्शन लिखता जा रहा हूं, आपको बताना है कि ये क्या चीज है। अब देखो, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पी का मैच कौन कौन है मैं लिख देता हूं, और क्यू का मैच कौन कौन है वो लिख देता हूं। ऑप्शन बी, पी का मैच कौन कौन है और क्यू का मैच कौन कौन है। बताइए। सी, इनमें से कोई नहीं। डी, कैन नॉट से। बताओ बच्चों, मैं तब तक आपके लिए पोल करता हूं। चलिए पोल में आंसर बताइए। सबको पोल कर दिया है? पोल कर दिया है, आंसर बताएं। ए होगा, बी होगा, सी होगा, कौन सा होगा? पोल कर दिया है।
आंसर बताएं सारे बच्चे। हाँ, आंसर बताइए। आंसर, यस 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 यस। बहुत सही यार दोस्त, बहुत सही, बहुत सही बच्चों, बहुत सही। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, पोल नहीं आ रहा है? आ गया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, मैंने 2 क्यूएसडी दिए थे। कल मैंने क्या पढ़ाया था? कल आपको पढ़ाया था मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हम पिछली क्लास में पढ़ाएंगे उनके 2 क्वेश्चन के टेस्ट लेंगे। तो क्यूएसडी नंबर 1 ये था, क्यूएसडी नंबर 2 ये है। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों में से दोनों क्वेश्चन कर दिए हैं? सभी बच्चे बताएं, अपने मार्क्स बताएं। डेली ये टेस्ट है, डेली 2 क्वेश्चन का टेस्ट है पिछली क्लास का। अपने मार्क्स बताएं सब लोग। 2 में से 2 किसने कहे हैं? 2 में से 2, 2 में से 2, 2 में से 1। हाँ, मार्क्स बताओ सब लोग। वेरी गुड, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2। बहुत सही, बहुत सही यार गुरु, बहुत सही बच्चों। देखो, यही स्टेमिना, यही टेम्परामेंट और यही इक्यूरेसी आपको लगातार बना के रखनी है। बहुत सही बच्चों, वेरी गुड। आदर्श चावला, ठीक है, पाल, रॉय, नंदनी, साहू, राजपूत, भरद्वाज, बहुत सही बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। इसी स्टेमिना, इसी टेम्परामेंट के साथ चलना है। और यार, नीट क्या है? तुम दुनिया भी फतेह कर सकते हो, बस दुनिया या नीट फतेह करने का जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए, जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारे इंसान ही हैं, इंसान की प्रजाति में पाए जाते हैं। बस बात यह है कि किसमें कितना लड़ने का क्षमता है, किसमें कितना जज्बा है उस एम को पाने का, उस एम को पाने का। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अब क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, जरा ये समझो। तो कल हम लोगों ने मैटर किया था, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन करेंगे जो पूरी केमिस्ट्री में यूज होंगी। अब उनको एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। आ जाओ, देखिए, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बातें आप जानते हो। तो हम लोग करेंगे इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट, मतलब फिजिकल स्टेट का क्या इफेक्ट पड़ता है चीजों पर। तो हमारी क्लास यहां से स्टार्ट होती है, इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट से। तो हम लोग इस जगह से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहले क्या, सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर। तो आपको पता है मेनली क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं? मेनली स्टेट को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? मेनली स्टेट कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक क्या होता है? लिक्विड स्टेट। एक क्या होता है? सॉलिड स्टेट। और बच्चों क्या होता है? और क्या होता है? गैस स्टेट या गैसियस स्टेट। ठीक है, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा बात को समझिएगा, ठीक है। हमारी फिजिकल स्टेट 3 है मेनली, लिक्विड, सॉलिड और गैस। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम देखने जा रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी पर फिजिकल इफेक्ट क्या पड़ता है, इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट। तो जरा देखो, इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है ना? गौर सुनिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड एलिमेंट्स, ठीक है, इफेक्टेड बाय फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट।
हम इसमें ये चेक करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो फिजिकल स्टेट पे इफेक्ट करती है। बेटा प्लाज्मा और इन सब का अपने को नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपने ना सिलेबस में ना अपने काम की है। तो जरा देखो एक एक करके अब मैं आता हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी मास ऑफ सब्सटेंस। अब मुझे ये बताओ, पहला है मास ऑफ सब्सटेंस, मतलब मास। मास ऑफ सब्सटेंस को आप किससे किससे रिप्रेजेंट करोगे? यहां पर केमिस्ट्री में मास ऑफ सब्सटेंस को ही लिखा जाता है वेट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में मास ऑफ सब्सटेंस को ही वेट ऑफ सब्सटेंस लिख सकते हो, मगर फिजिक्स में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि फिजिक्स में मास को m बोलते हैं, वेट को mg बोलते हैं। मगर हम केमिस्ट्री में जब गैस की बात कर रहे होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स को 0 मान के चल रहे होते हैं। तो केमिस्ट्री में लगभग ये एक ही बात है, ध्यान रखना। केमिस्ट्री में ये लगभग क्या है? एक ही बात है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? W से। अब बताओ मास का क्या फिजिकल स्टेट पर इफेक्ट पड़ेगा? देखो मेरे पास 2 ग्राम पानी है, मेरे पास 2 ग्राम पानी है, गौर सुनते जाइएगा। इस 2 ग्राम पानी को मैंने वेपराइज करा दिया, तो वो लिक्विड स्टेट से किस पे चला गया? वेपर स्टेट पे चला गया। अब वो कितने ग्राम पानी रहा? कितने ग्राम पानी रहा? तो वो अभी भी 2 ग्राम रहा। क्यों? क्योंकि वेट का फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। यदि उस 2 ग्राम पानी को मैं आइस में कन्वर्ट कर दूं तो भी वो 2 ग्राम पानी ही रहेगा। तो यदि कहीं मास की बात की जा रही है और वो फिजिकल स्टेट को चेंज करे तो मास चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा पॉइंट बना क्या? गौर से देखो, हम लोगों ने क्या बताया बच्चों? क्या बताया जरा देखो। मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ substance does not depend upon physical state of matter। मैटर की फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। सबको ध्यान है, याद रहेगा कि यदि हम देखो, यदि हम 10 ग्राम पानी ले, 10 ग्राम लिक्विड वाटर लिया है, गौर से देखते जाइए। अब यदि मैं इसको वेपर ऑफ वाटर में कन्वर्ट कर दूं तो बताओ इसका वेट कितना रहेगा? सब लोग बताओ, 10 ग्राम लिक्विड को वेपर ऑफ वाटर में कन्वर्ट कर दूं तब भी इसका वेट कितना रहेगा? 10 ग्राम रहेगा। कितना रहेगा? 10 ग्राम रहेगा, है ना। यदि मैं इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर दूं, सॉलिड वाटर मतलब आइस में, तो भी इसका वेट कितना रहेगा? तो भी मेरे दोस्त इसका वेट 10 ग्राम रहेगा। 10 ग्राम रहेगा। यस यस यस, वेरी गुड। नहीं तो आप गए, आप जानते हो क्या गए? आप गए सब्जी लेने, आप सब्जी लेने गए, जरा समझिएगा, या फिर आप पानी लेने गए। अब पानी का लिक्विड स्टेट में वेट अलग है, वेपर स्टेट में अलग है। तो उसने कहा भैया ये लो, ये 2 किलो पानी है वेपर फॉर्म में, और जब तुम इसको लिक्विड में लाए तो पता चला 1 किलो पानी निकला, और तुमको उसने लूट लिया। ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है। 1 लीटर पानी का मतलब 1 किलो पानी। क्यों? वाटर की डेंसिटी 1 है, तो 1 लीटर पानी का मतलब 1 किलो पानी है। नहीं तो हम लोग परेशान हो जाए। मम्मी कहे मेरा बच्चे का वेट तो बहुत कम है, सॉलिड स्टेट में उसका वेट कम है? तो मास जो है वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब यदि किसी क्वेश्चन में मास को किसी भी फॉर्मेट में ले जाएं, आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं करोगे, उतना ही रहेगा। मगर आप लोग जिद्दी हो, मानते हो नहीं। आप लोग कहते हो सर जब तक आप क्वेश्चन नहीं कराओगे हम मानेंगे नहीं। तो ये लो, इसका आंसर बताओ। सारे बच्चे इसका आंसर बताएं। हाँ भाई जिद्दी लड़को, यस वेरी गुड, आंसर बताओ दोस्त।
12 ग्राम सोडियम सॉलिड कन्वर्टेड इनटू वेपर ऑफ सोडियम, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सोडियम वेपर प्रेजेंट। हमने सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट किया है, तो क्या उसका मास चेंज होगा? जल्दी बताओ, पोल करता हूं, सब लोग आंसर दें। क्या उसका मास चेंज होगा? 12 ग्राम। अरे भाई एक रुक जाओ, यहां पे 1 बनाना भूल गया है भाई। क्या उसका मास चेंज होगा? नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना आंसर रहेगा? 12 ग्राम रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया है, और सॉलिड को लिक्विड में चेंज, सॉरी, सॉलिड को वेपर में चेंज किया है। तो सॉलिड को वेपर में चेंज करोगे तो मास नहीं चेंज होगा। क्यों? मास वो प्रॉपर्टी है जो तीनों फेज में सेम रहती है। बहुत सही, बहुत सही बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अब मैं इसकी बात करता हूं नंबर की। जैसे वाटर के 100 मॉलिक्यूल है, गौर सुनना, वाटर के 100 मॉलिक्यूल है लिक्विड स्टेट में। अब मैं इनको वेपर में कन्वर्ट कर दूं तो क्या मॉलिक्यूल डबल हो जाएंगे या आधे हो जाएंगे? अरे यार, मॉलिक्यूल को तुमने कोई बैंक में थोड़ी रखा है कि डबल हो जाएंगे, हैं भाई? मॉलिक्यूल को तुमने कोई बैंक में थोड़ी रख दिया है कि लिक्विड स्टेट में 100 थे और वेपर स्टेट में गए तो डबल हो गए। नहीं होंगे ना, नंबर चेंज नहीं होते हैं। सॉलिड स्टेट में लाओगे तो भी उतने ही नंबर होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का भी फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो फिजिकल स्टेट लिक्विड हो या गैस हो या सॉलिड हो, नंबर्स की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ठीक है ना? तो हम इस बात को लिखने जा रहे हैं, जरा ध्यान रखिएगा। क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स does not affected by physical state। वो फिजिकल स्टेट से इफेक्टेड नहीं होते, मतलब उनका फिजिकल स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि हमारे पास 100, गौर सुनिए, यदि हमारे पास 100 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल हैं, अब यदि मैं इनको बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट करूं तो बताओ कितने मॉलिक्यूल होंगे? कितने मॉलिक्यूल होंगे बताओ? 100। क्यों? फिजिकल स्टेट का कोई लेने देने नहीं है। अब इसी को मैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करूं तो भी कितने मॉलिक्यूल रहेंगे? 100। क्यों? क्योंकि फिजिकल स्टेट का कोई लेने देना नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत सही, वाइस सही। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब फिजिकल स्टेट चेंज होगी मगर नंबर चेंज नहीं होंगे। ये छोटी छोटी बातें क्वेश्चन करने में जरूरत पड़ेंगी, ध्यान रखिएगा। अब बताओ, देखो, अब बताइए, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? अच्छे से करिएगा। 5 × 10⁷ molecules of liquid ethyl alcohol vaporize and collect and store in 32-liter vessel. How many molecules of
vapor of ethyl alcohol present in vessel A greater than 5 into 10 की पावर 7, B लेस देन 5 into 10 की पावर 7, C इक्वल टू 5 into 10 की पावर 7, D कैन नॉट से। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग नकारे हैं, निकम्मे हैं, तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, हम लोगों को नहीं आता है। बताओ भाई, यस यस जल्दी बताओ। बहुत सही यार दोस्त, बहुत सही। अब देखो यार है क्या ये, हाँ बिल्कुल सही बेटा, सोनी भरद्वाज राजपूत। क्या है ये, नंबर है। अब नंबर लिक्विड स्टेट से क्या हुआ है, वेपर स्टेट में गया है। तो यदि ये नंबर है और लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाएगा तो क्या नंबर पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब जितने नंबर लिक्विड स्टेट में थे उतने ही नंबर गुरु वेपर स्टेट में भी रहेंगे। क्यों? नंबर का फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, नंबर का फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है ना? यस वेरी गुड, बहुत सही। अब बात करते हैं इस पर। चलो अच्छा, आप एक क्वेश्चन और करने को कह रहे हो, ये लो इसका आंसर दो, इसका आंसर दो। सब बच्चे इसका आंसर दे, मैं पोल करता हूं। चलो पोल में आंसर दो। क्या देखो, सबसे पहले बताए सारे बच्चों को पोल दिख रहा है? सारे बच्चों को अपनी स्क्रीन पे पोल दिख रहा है? यस दिख रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर आंसर दो, आंसर दो। 100 molecule of carbon dioxide gas present in a container. If carbon dioxide gas converted into liquid carbon dioxide gas, how many molecule of carbon dioxide gas, how many molecules of carbon dioxide present in a liquid carbon dioxide? बताओ भाई, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो अब बताओ उसके मॉलिक्यूल कितने होंगे? तो मॉलिक्यूल के नंबर फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, तो जितने थे उतने ही रहेंगे, मतलब 100 थे 100 रहेंगे। बहुत सही यार दोस्त, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। इसी तरह से मस्त परफॉर्म करते रहिए और बातों को समझते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। बहुत सही, सारे बच्चों का आंसर सही है। अब हम अगली हेडिंग पे चलते हैं जिसका नाम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। अब देखो ये वॉल्यूम की बात करते हैं। आप सबको पता है, आप सबको पता है कि यार पूरे कमरे में एयर है? जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूं उसमें भी एयर है। अब उस एयर को यदि कंडेंस कर दिया जाए, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो क्या ये पूरे कमरे भर का वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी? बताओ, क्या ये पूरे कमरे भर का वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी? नहीं, नहीं करेगी ना, है? और एग्जांपल देता हूं, आप देखो डीओ करते हो, डीओ लगाते हो, तो डीओ एक बोतल में क्या होता है, बंद होता है, तो उसका वॉल्यूम कितना है, उस बोतल के वॉल्यूम के बराबर। मगर जैसे ही उसको स्प्रे कर देते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, और वो वेपर पूरे रूम में फैल जाती है। तभी तो आप कहते हो कि यार क्या है, कहीं से कुछ स्मेल आ रही है। अब स्मेल क्या आ रही है, इसका मतलब कुछ पार्टिकल आपके नाक में जा रहे होंगे ना, ऐसे ही थोड़ी स्मेल आती है। नहीं तो बगल में यार नाला बह रहा है, हमें स्मेल नहीं आ रही है, क्यों है? जब कोई निकलता है तो तुम खट्टे से पलटते हो, तुम्हें कैसे पता चलता है कि कोई बगल से निकला है और बहुत खास आदमी निकला है? बताओ बताओ, कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है? देखो, यदि आपके बगल से, ठीक है, कोई गर्ल्स निकले और आपके बगल से कोई बॉयज निकले, तो दोनों में अपने आप पता चल जाता है। एक में गंध आ रही होती है, एक में अच्छी सी सुगंध आ रही होती है। तो ये कहां से आ रहा है स्मेल, ये जो आ रही है कैसे आ रही है, ये क्या है? इसका मतलब है, तो इसका मतलब क्या है? तो जरा इस बात को समझो, वॉल्यूम जो है फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, बच्चे सोच रहे होंगे, बॉयज सोच रहे होंगे, सर हमारी बेइज्जती कर रहे हो, डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट।
तो यार हम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं तुम्हारी, मैं भी उसी में से एक हूं, ठीक है। आप ओरिजिनल हो, आप जैसे हो वैसे हो, और कहीं पर मिलावटीपन ज्यादा है ना। ये मजाक है, कोई भी बच्चा सीरियस ना ले, ना बॉयज सीरियस ले ना गर्ल्स, ठीक है। हाँ, एक बच्चे कह रहा सर धड़कनें बढ़ जाती है। अब तुम तो भैया तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, तुम्हारा मन पढ़ाई में कम थोड़ी लगता है, इन सब चीजों में ज्यादा लगता है। आ जाओ, थोड़ी सी ढील दो नहीं कि सारी बातें बताने लगता है। ये वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट, ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, वो बराबर नहीं होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के, उसी सब्सटेंस के लिक्विड स्टेट के, और वो बराबर नहीं होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के। मतलब तीनों स्टेट में वॉल्यूम अलग अलग होगा, तीनों स्टेट में वॉल्यूम अलग अलग होगा। अब अलग अलग होगा तो ज्यादा कब होगा, कम कब होगा। तो देखो यार, इन जनरल क्या होता है, इन जनरल क्या होता है, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे, धड़कने ना बढ़ाओ, नहीं तो अभी पेपर आएगा ना तो तुम्हारी धड़कनें बढ़ जाएंगी, फिर कहोगे सर बस 10 नंबर से रुका हूं, सर बस 100 नंबर से रुका हूं, सर वो लास्ट वाले 2 महीने पढ़ लेता तो सेलेक्ट हो जाता। आओ इधर निकम्मो। अब जरा देखो यार बच्चों, इन जनरल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ज्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। मगर ये इन जनरल है, मतलब कहीं कहीं स्पेशल केस होता है जिसमें लिक्विड से ज्यादा वॉल्यूम सॉलिड का होता है, जैसे आइस, पानी। पानी में आपने ध्यान दिया होगा, आप घर में बर्फ जमाओ, बर्फ समझते हो ना, आइस यार, हिंदी बोल दो तो लोग डर जाते हैं। देखो आप क्या करो, इस टाइम गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है, एक कटोरा लो या ट्रे लो, उसमें बिल्कुल लपालप पानी भर लो, और चाहो तो उसकी हाइट नाप लो और उसको जाके फ्रीजर में लगा दो। जब तुम शाम को देखोगे तो उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। वाटर लिक्विड का, वाटर लिक्विड से वाटर सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होता है, वाटर लिक्विड से वाटर सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होता है। और रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चे कहेंगे यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो लिक्विड में भी होती है, वाटर लिक्विड भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, वाटर सॉलिड भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। डिफरेंस क्या होता है, इसमें क्लेज लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनता है, क्लेज लाइक मतलब क्लोज स्ट्रक्चर, कैविटी नहीं बनती है, और इसमें कैविटी बनती है, उस कैविटी में एयर ट्रैप हो जाती है, एयर ट्रैप होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। वाटर लिक्विड में क्लेज लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनता, कैविटी नहीं बनती है, ठीक है, मगर वाटर सॉलिड में कैविटी बनती है, उसमें क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है, एयर फंस जाती है, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड कर जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। मगर ये रेयर केस है, इन जनरल ये होता है, इन जनरल ये होता है, हाँ ठीक है, इन जनरल ये होता है। अभी बेटा डेंसिटी का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं अहमद, इस वजह से डेंसिटी के बारे में कुछ नहीं बता रहे। अब जरा देखो यार बच्चों, यदि ये बात सही है तो फिर आप लोग अब इस बात को ध्यान रखना, यदि कोई लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, सॉलिड से वेपर में जा रहा है, तो वॉल्यूम में चेंजेस होगा, किसमें चेंजेस नहीं होगा, मास में नहीं होगा, नंबर में नहीं होगा, मगर वॉल्यूम में चेंजेस होगा, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताइए सब लोग, इसका आंसर बताओ। हाँ मुझे पता था तुम बहुत जिद्दी हो, सर क्वेश्चन दे दो अभी, है ना, मुझे पता था अखिलेश मानेगा थोड़ी ना, ओ मुझे पता था अखिलेश मानेगा थोड़ी ना बिना क्वेश्चन करे। यस आंसर दो सब लोग। यस बच्चों, बहुत सही यार प्रियांशु, बहुत सही। क्या लिखा है, 9 ग्राम वाटर लिक्विड ऑक्युपाई 500 ml वॉल्यूम,
इफ होल वाटर कन्वर्टेड इनटू गैस फेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन गैस फेज 500 ml, गलत। ये लिक्विड का वॉल्यूम है और जब ये गैस फेज में जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कह रहे थे ये होता है, आप क्या कह रहे थे, ये होता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर गैस फेज इज ग्रेटर देन 500, ये सही है। वॉल्यूम ऑफ वाटर लिक्विड इन गैस फेज लेस देन 500, गलत है। नन ऑफ दीज गलत है। आंसर क्या होगा? बी। बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, बहुत सही बच्चों, बहुत सही। अब बात करते हैं डेंसिटी की। क्या डेंसिटी चेंज होती है? तो यार बच्चों डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये क्या है? ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करती है। मैंने अभी पढ़ाया था, अभी पढ़ाया है कि मास जो होता है फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। मगर अभी बिल्कुल पढ़ाया है कि वॉल्यूम जो होता है वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो जब यार वॉल्यूम फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा तो डेंसिटी भी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस also depend upon physical state of matter, है कि नहीं? यस यस, वेरी गुड, बहुत सही। अब बताओ, देखो गौर सुनिएगा, आप सभी बच्चे बहुत टैलेंटेड हो, आप सभी बच्चे बहुत टैलेंटेड हो। अब देखो डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम है। अब बताइएगा, मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा, वॉल्यूम करेगा। तो यदि वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। अब किस फिजिकल स्टेट का वॉल्यूम ज्यादा होता है? तो आपको पता है गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, फिर लिक्विड का और फिर सॉलिड का। तो डेंसिटी का ऑर्डर क्या आएगा? तो डेंसिटी का ऑर्डर क्या आएगा? वॉल्यूम ज्यादा डेंसिटी कम। तो डेंसिटी ऑफ गैस कम होगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा होगी और डेंसिटी ऑफ सॉलिड सबसे ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? इन जनरल होगी कि नहीं होगी? यस। मगर वाटर के केस में ऐसा नहीं होगा, एक्सेप्ट, ओ सॉरी, एक्सेप्ट वाटर भैया, एक्सेप्ट वाटर भैया। वाटर लिक्विड की डेंसिटी कम होगी, ज्यादा होगी वाटर सॉलिड से। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है वाटर सॉलिड से, ऐसा इसलिए। तो वाटर के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वाटर में आपको अभी मैंने पढ़ाया था क्या गड़बड़ है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस या नो? यस या नो? हाँ भैया, चाय आए के साथ सब सही चल रहा है? चाय नाश्ते के साथ सब लोग सही चल रहे हैं ना? यस, वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा नो, तो बेटा जो तुम नो कह रहे हो वो मैं समझा देता हूं। ऐसी क्या बात है गुरु? देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अब मुझे बताओ, मैंने निकाली डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड, वाटर लिक्विड की डेंसिटी निकाल रहा हूं, तो क्या लिखोगे? मास ऑफ वाटर लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ वाटर लिक्विड, यही लिखोगे ना? अच्छा, अब उतने ही अमाउंट का सॉलिड ले लो। अब वाटर सॉलिड की डेंसिटी निकालो, तो क्या लिखोगे?
मास ऑफ वाटर सॉलिड, और क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉलिड। सही है ना निकम्मो? अरे हाँ बोलो ना, सही है कि नहीं है? अब बताओ, मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, यस या नो? यस या नो? मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है? नहीं। तो इसका मतलब जितना मास यहां होगा उतना मास यहां होगा, तो ये मास क्या हो गया, सेम। जो मास यहां है वही मास यहां है या नहीं है? अब आपने वॉल्यूम के लिए क्या पढ़ रखा है? आपने कह रखा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वाटर इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर। अब ऊपर की वैल्यू कांस्टेंट है और ये वैल्यू बड़ी है, और जब ये वैल्यू बड़ी होगी तो ये वैल्यू छोटी होगी ना, है कि नहीं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यार गुरु, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, जब ये वैल्यू बड़ी है तो इसकी वैल्यू छोटी होगी? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बताओ। ये दोनों सेम है। अब ये बड़ा है, ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, ये छोटा है तो ये बड़ा होगा रिलेटिवली। सही है कि नहीं? सही है। बच्चों ने कहा सही है। अब यार जब आप जिद कर रहे हो तो आपका मन कर रहा होगा मैं क्वेश्चन करूंगा, तो जल्दी से क्वेश्चन करो। चलो क्वेश्चन करो, मानोगे तो है नहीं? यस बेटा पाठक, इंटेंसिव एक्सटेंसिव जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, है ना? अभी यहाँ इंटेंसिव एक्सटेंसिव की बात नहीं कर रहे हैं। और इंटेंसिव एक्सटेंसिव एक ही फिजिकल स्टेट में देखी जाती है, अलग अलग फिजिकल स्टेट में नहीं देखी जाती है ना बच्चों? अभी हम फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं। इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक ही फिजिकल स्टेट में मेजर की जाती है, इसलिए करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी चेंज व्हेन सब्सटेंस चेंज इन फिजिकल स्टेट, इट्स फिजिकल स्टेट। बताओ आंसर कौन कौन है? मोर देन वन भी हो सकता है प्रभु, ध्यान रखना। देखो, मास तीनों फिजिकल स्टेट में सेम रहता है, नंबर तीनों फिजिकल स्टेट में सेम रहते हैं, वॉल्यूम फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, और यदि वॉल्यूम डिपेंड करता है तो डेंसिटी भी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है। तो आंसर क्या है? सी और डी। अरे वाह 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 वाह, सही है सही है सही है, बहुत सही। चलो भाई, अब चलो ये देखो, ये देखो, मान थोड़ी रहा है, कह रहा है क्वेश्चन और करूंगा। तुम चौधरी मानोगे नहीं, है ना? क्वेश्चन करके ही रहोगे। लो भाई, चौधरी साहब के लिए क्वेश्चन। चौधरी साहब कह रहे हैं क्वेश्चन और करूंगा। लो भाई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस व्हेन 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड। आप गैस से लिक्विड में जा रहे हो, आप गैस से कहां जा रहे हो? लिक्विड में। तो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी डिक्रीज करेगी? बताओ 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 बताओ। हाँ, बहुत सही बिस्वा, बहुत सही यार। जल्दी बताओ शर्मा जी, शर्मा पवार, जल्दी बताओ। प्रजापति, साहू, अमन, आरमन, राज, नहीं यार राजमन नहीं लिखा है, वो तो मुझे अपने दोस्तों की याद आ गई, रावत लिखा था। सेल्स। चलो आओ बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिक्रीज व्हेन 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब मास तो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है, तो ना तो ये इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। नंबर भी फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है, ना तो ये इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, मगर गैस का ज्यादा होता है और लिक्विड का कम होता है, तो ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। डेंसिटी, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि D इक्वल टू एम अपॉन वी होता है ना मुन्ना, D इक्वल टू एम अपॉन वी होता है। तो आंसर कौन है? यहां से यहां जाने पर जो डिक्रीज करे तो वो ये है। बहुत सही, बहुत सही यार, सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
चलो अब और कुछ बेसिक बातों का हम लोग वो करते हैं। चलिए कुछ और बेसिक बातें पढ़ते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अब अगला पॉइंट है, अच्छे से देखिएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं ये कैसे निकाला जाता है, अब इस पे बात करते हैं, इस हेडिंग पे बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो हम लोगों ने वाटर का एग्जांपल लिया, ये वाटर है, और वाटर का हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया, कितना ले लिया दोस्त, एक मॉलिक्यूल वाटर ले लिया, ऐसे। अब एक मॉलिक्यूल वाटर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है जानते हो, ऐसे ऐसे। यहां पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, एक लिखा है। यहां पे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है, एक लिखा है। अच्छा, अब एक वाटर मॉलिक्यूल बताओ कितने एटम से मिलके बना है, एक वाटर मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलके बना है, दो हाइड्रोजन एटम से और एक ऑक्सीजन एटम से, सही है कि नहीं। एक वाटर मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम से, तो टोटल कितने एटम से मिलके बना है, तीन एटम से, टोटल तीन एटम से मिलके बना है एक वाटर मॉलिक्यूल, ऐसा है। और ये देखा कैसे जाता है, ये मुन्ना देखो ऐसे देखा जाता है, यहां कितना लिखा है, दो, तो इसका मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन से मिलके बना है। यहां कितना लिखा है, कितना लिखा है, तो बच्चे कह रहे हैं सर कुछ नहीं लिखा है। तो जहां कुछ नहीं होता है ना वहां वन होता है। सब लोग कहते हैं जहां कोई नहीं है वहां कौन है, एक है। वो एक कौन है, ऊपर वाला, तो ये ऊपर वाला ही है। जहां कुछ ना दिखे वहां ऊपर वाला है, वो तो एक ही होता है ना, वो 10 थोड़ी होते हैं, 10 तो हम लोग होते हैं। तो जरा देखो हाइड्रोजन कितना है, दो, तो इसका मतलब एक वाटर दो हाइड्रोजन से मिलकर बना है, और यहां कुछ नहीं है तो वन, इसका मतलब एक वाटर एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और टोटल एटम कितने हैं, तीन, टोटल एटम कितने हैं, तीन। यदि मेरे से कोई कहता है, गौर सुनिएगा, यदि मेरे से कोई कहता है कि यार 10 वाटर मॉलिक्यूल को 10 वाटर मॉलिक्यूल को 10 वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास कितने हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा, हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट। तो बताओ 10 वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, तो एक में कितने हैं, दो, एक में कितने हैं, दो, तो 10 में कितने होंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो भाई। एक में कितने हैं, दो, तो 10 में कितने होंगे, 20, है कि नहीं। तो 2 इंटू 10, 20 हाइड्रोजन एटम लगेंगे, सही है कि नहीं। यस। अब तुम जिद कर रहे हो कि सर हम ये भी बताएंगे, हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट, कि 10 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने हैं, तो एक में कितना है, एक, तो 10 में कितना होगा, 10, एक में कितना है, एक, 10 में कितना होगा, 10। हाँ बहुत सही यार, यार इतना समझदारी कहां से लाते हो तुम लोग, बहुत सही। ऐसे ही चलते रहो, ऐसे ही चलते रहो, मंजिल मिल जाएगी, ऐसे ही चलते रहना है, मंजिल मिल जाएगी। बहुत सही, बहुत सही। अब तुम जिद कर रहे हो, तो देखो एक बच्चा कह रहा है सर हम और बताएंगे, आप पूछो हम और बताएंगे। तो जब जिद कर रहे हो तो और पूछ लेते हैं, हाउ मैनी टोटल एटम्स, टोटल एटम्स प्रेजेंट, टोटल एटम कितने होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, दो और एक तीन, टोटल कितने हैं, तीन। ये और ये सम करो, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, तीन। मुन्ना ध्यान दो, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, तीन, तो 10 में कितने होंगे, अरे प्रभु एक में कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम तीन, तो 10 में कितने होंगे, 30।
सही है कि नहीं? सही है पक्का? यस बॉस सही। गुड 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 बेटा। शिवांगी गुड, पीयूष गुड, हरियाली गुड, चौधरी, सैनी, मिश्रा बहुत सही, यादव जी, पाठक बहुत सही, श्रीवास्तव, इंदौरिया, दीक्षित, अमन, राजपूत, वैभव बहुत सही बच्चों, बहुत सही। अब जरा देखो यार बच्चों, ये बात समझ गए ना? अब मैं इसका बनाता हूं CS और D। जरा देखो, यहां पे जो नंबर लिखा होता है वो ये बताता है कि एक मॉलिक्यूल में वो कितना एटम है, बताता है कि नहीं? तो यदि मैं आपसे पूछूं, गौर से सुनिएगा, C12H22O11, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, एक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम कितने हैं बताओ? एक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम कितने हैं? जल्दी जल्दी बताओ, एक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम कितने हैं? देंगे CSD भी देंगे, पहले एक में बताओ कितने हैं। बहुत सही, साहू जी बहुत तेज चल रहे हैं। पापा वर्ड कौन है? एक का नाम लिखा है पापा वर्ड, बहुत सही। पापा से प्यार करना अच्छी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ, तो कितने? बस यहां देख लो, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 12। हाइड्रोजन कितने हैं? एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कितना लिखा है? 22। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने हैं? जल्दी बताओ गुरु, कितना लिखा है? 11 है। एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं? एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं? सबको जोड़ दो, 12, 22 और ये तो कितना हो गया? 2, 2, 4, 1, 5, 1, 3, 4 और 4 ये लो 45। बहुत सही, बहुत सही। एक मॉलिक्यूल में निकल आया तो 10 में, 100 में, 200 में, 400 में, 1000 में निकल ही आएगा। ये गुणा भाग तो हम कर ही लेते हैं, है ना? सब्जी खरीदने जाते हैं तो पैसा कैसे बचाते हैं? मम्मी से लेते हैं कि 200 रुपये दे दो सब्जी खरीद के लानी है तो, और उसमें से 150 की सब्जी लाते हैं, 50 रुपये बचा लेते हैं। किसके लिए? क्रिकेट खेलने के लिए, बॉल के लिए। है ये कैसे हेरा फेरी कैसे करते हो? ऐसे ही तो करते हो, और इसमें तो तुम माहिर आदमी हो, है कि नहीं? हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर कॉन्फिडेंस आ रहा है, किस बात का? पढ़ने का ना, पढ़ने का आ रहा है ना? यस, यही तो हम भी चाहते हैं कि पढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। कर लोगे? बच्चा कह रहा है सर कर लेंगे। तो देखो, जब इतना कर ही लोगे तो अब हम लोग चीजों को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अच्छे से आंसर दीजिएगा। 10⁷ मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज यही होता है, C12H22O11, ये बच्चों सुक्रोज है। अब इसमें आपको इतनी चीजें काउंट करनी है। पहला, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम काउंट करना है। दूसरा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम काउंट करना है। तीसरा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम काउंट करना है। चौथा, टोटल एटम काउंट करना है। बताओ, सब लोग आंसर दें। इसका आंसर क्या आएगा? एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 12, तो इतने में कितने होंगे? एक में 12, दो में 24, एक में कितने हैं? एक में कितने हैं? 12, तो इतने में कितने होंगे? 12 इंटू दिस। सिंपल सी बात है। अरे यार, इतना सारा सामान खरीदते हो, इतनी सारी शॉपिंग करते हो, इतनी सारी सब्जी खरीद डाली, और इसमें अब कहां से टेंशन आएगी? है बताओ, इसमें कहां से टेंशन आएगी? आएगी? नहीं आएगी। बताओ गुरु, नहीं आएगी ना? मार्केट में गए, कुछ खरीदा, जो किलो में नहीं मिलती, पीस में मिलती है। पीस में क्या चीज मिलती है यार सब्जी में? पीस में क्या मिलता है सब्जी में? गोभी, है ना? आलू तो किलो में मिलता है। तो तुमसे कह रहा है एक गोभी 10 रुपए का है, तो तुम कहते हो हमें 2 गोभी दो और 20 रुपए दे देते हो। तो वही तो यहां पर भी है, खरीद लो। चॉकलेट पीस में मिलता है, एक चॉकलेट 10 रुपए की है, तो 2 चॉकलेट चाहिए तो कितनी? मक्कार, डेली काम करते हो ये,
और किसी ने ना लिख दिया तो उसको दौड़ा के मारूंगा मैं। क्यों? क्योंकि दिन में 4 बार यही काम करते हो, 4 बार नहीं 100 बार। तो देखो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 12। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? एक में कितने हैं? 22। तो 10 की पावर 7 में कितने होंगे? मल्टीप्लाई। एक में कितने हैं? 11। तो 10 की पावर 7 में कितने होंगे? मल्टीप्लाई। यस, तेजी तेजी बताओ। वेरी गुड। अब एक में कितने हैं? टोटल एटम की बात चल रही है, जोड़ दो बेटा, अरे जोड़ो ना। यस, एक में कितने हैं? 45। तो 10 की पावर 7 में कितने होंगे? गुड 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 गुड, बहुत सही दोस्त, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो ये एटम वाला बवाल खत्म हो गया ना, ये एटम वाला बवाल खत्म हो गया। सबको बात समझ में आ गई? ये सबको समझ में आ गई है तो थोड़ा सा कुछ हाँ लिख दो, है ना। यस लिख दो, थम्स अप बना दो, कुछ बना दो यार, जिससे हमें पता चल जाए कि समझ में आ गया। यस लिख दो, है ना। यार अरे बहुत सही यार। ओके, बहुत सही। तो चलो अब इसका एक सीएचडी देते हैं आपको। अब देखो मोल कॉन्सेप्ट का पहला सीएचडी आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। मोल कॉन्सेप्ट का पहला सीएचडी आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। सीएचडी नंबर 1, मोल कॉन्सेप्ट का पहला सीएचडी आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। यस, मोल कॉन्सेप्ट का पहला सीएचडी आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। बहुत जोरदार, थैंक यू बेटे। आ जाओ। देखो सपोज करो एक मॉलिक्यूल ऐसे दिया है, एक मॉलिक्यूल है कोई ऐसे AX BY CZ सो ऑन, ऐसा कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक। अब मेरे से कोई पूछता है, मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ ए एटम इन वन मॉलिक्यूल, तो आप कितना बताओगे? एक मॉलिक्यूल में ए एटम कितने हैं? तो बस आप कुछ ना देखा करो, नीचे देखा करो, जितना सफिक्स में लिखा है उतने होते हैं। तो कितने लिखोगे? x। नंबर ऑफ बी एटम इन वन मॉलिक्यूल कितना लिखोगे बच्चों? बताओ नीचे कितना लिखा है? मुन्ना कितना लिखा है? y। नंबर ऑफ सी एटम इन वन मॉलिक्यूल कितना लिखा है? z। एक मॉलिक्यूल में इतना है तो 100 में कितना होगा, 200 में कितना होगा, लाख में कितना होगा, वो तो तुम निकाल ही लोगे, मल्टीप्लाई में ही तो जाएगा, है। अच्छा अब बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, तो टोटल में क्या करोगे? इन सब का सम कर दोगे, कितना आएगा? x प्लस y प्लस z प्लस सो ऑन। यस यस यस, ये मल्टीप्लाई किसी ने किया, बहु मारे जाओगे। अच्छा प्लस लिख रहा है, सॉरी, कमेंट लिखने में उसको दिक्कत हुई होगी ना, तो उसने x y z प्लस लिख दिया है। सही है, बहुत सही यार, छा गए। तो एक मॉलिक्यूल में कितना है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई है? इतनी बात समझ में आ गई ना? इस कॉन्सेप्ट नंबर 1 को ध्यान रखोगे, याद रखोगे? बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही सर, याद रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक मॉलिक्यूल में कैसे निकाला जाता है ये बात हमें याद रहेगी, ये बात हमें याद रहेगी। सही है। अच्छा अब यस, अब देखो, अब क्वेश्चन बनाने के पैटर्न बहुत सारे होते हैं, क्वेश्चन बनाने के पैटर्न बहुत सारे होते हैं। देखना, अब मैं इसी चीज को पलटा भी सकता हूं। देखो आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखना ध्यान दो। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, गौर सुनना, गौर सुनिएगा। ओए ये हिल क्यों रहा है? अच्छा, 24 × 10⁻⁷ कार्बन एटम
कार्बन एटम प्रेजेंट इन एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। देखना बच्चों, अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, तो क्वेश्चन बनाने में लैंग्वेज को घुमाया जाता है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब मैं एक्स की वैल्यू पूछ रहा हूं, मैंने क्या किया, पलट दिया है। मैंने क्या किया, पलट दिया है। हाँ बेटा डीपीपी मिलेगी आज, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी डीपीपी। अब मैंने कहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब तुम फंस जाओगे, अब ऐसी चीज को कैसे किया जाए, ये ऑप्शन है। अब जरा देखो बच्चों, मैं आपको करके दिखाता हूं। उल्टा पूछ रहा है, वो कह रहा है इतने कार्बन एटम है, तो तुम बताओ एक्स की वैल्यू क्या है। तो तुम यार वैसे ही निकालो। क्यों? क्योंकि हम तो निकम्मे हैं, नाकारा हैं, हमें तो सिर्फ एक ही मेथड आता है। हमें एक ही मेथड आता है। हमें मॉलिक्यूल दिए हैं और कार्बन के नंबर पूछ रहा है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, डरना नहीं, एक मॉलिक्यूल में कितने हैं 12, तो एक्स मॉलिक्यूल में कितने होंगे, इतने होंगे। तो हमारे हिसाब से कार्बन कितने होंगे, इतने, और उनके हिसाब से कितने हैं, इतने, तो बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों लोग एक ही काउंट तो कर रहे हो, दोनों लोग एक ही चीज काउंट कर रहे हो ना। अब भाई देखो, तुम हो तेज, हम एक एक करके बोतल काउंट कर रहे हैं, 1 बोतल 2 बोतल 3 बोतल 4 बोतल, और तुम क्या कर रहे हो, उसी बोतल को जो रूम में बोतल रखी है उनको ऐसे काउंट कर रहे हो, 2-2 के पेयर में, 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8 दूनी 10। तो प्रभु काउंट तो एक ही चीज हो रही है, तो नंबर लास्ट में तो सेम ही आएगा। तो हमने क्या किया, आपने कहा कि एक्स मॉलिक्यूल में कि जितने कार्बन है वो ये है, तो मैंने कहा एक में कितने हैं 12, तो एक्स में कितने होंगे, इतने, मेरे हिसाब से इतने होंगे, इनके हिसाब से इतने हैं, तो बराबर होने चाहिए। अब बराबर होने चाहिए तो कट्टम काट खेल लो, मॉलिक्यूल के नंबर आ गए। यस, अरे वाह, छा गए यार दोस्त, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, छा गए, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत सही। अब बच्चे जिद कर रहे हैं, बच्चे क्या जिद कर रहे हैं, चलो देखो, अब इसी चीज को और कैसे घुमाया जा सकता है। तो देखो, अब मैं आपको घुमा के दिखाता हूं कि और कैसे घुमाया जा सकता है। टेंशन मत लियो, है ना। मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन, देखिए बताना आप लोग अच्छे से। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ number of atoms of nitrogen and hydrogen in given 3.25 into 10 की पावर 23 number of C 323, हाइड्रोजन 257, नाइट्रोजन ठीक है 55, ऑक्सीजन 23 मॉलिक्यूल्स। कोई फर्जी मॉलिक्यूल अपनी तरफ से बना दिया। अब देखो, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, जैसे मैं आपको परेशान कर सकूं, जैसे मैं आपको क्या कर सकूं, परेशान। तो पहला आंसर मेरे हिसाब से आया 1:3, फिर मैंने दिया 2:7, फिर मैंने दिया बच्चों 55:257, फिर मैंने दिया 257:55। बताओ बताओ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन गिवन, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये मॉलिक्यूल है
हाँ डरावना है ना। अब देखो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाया फिराया गया है, क्वेश्चन सबसे रद्दी है, क्वेश्चन ये सबसे रद्दी है। ये हमेशा एटम का रेशियो ही होता है, ये चीज जो है ये एटम के नंबर की रेशियो है, आपको क्वेश्चन करना ही नहीं है। 55 रेशियो इतना, और करोगे तो यही आंसर आएगा, चेक कर लेना। मैं चाहूं तो करके दिखाता हूं, देखो मैं करके दिखाता हूं। पहले आप नंबर ऑफ नाइट्रोजन निकालो, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम निकालो। एक मालिक्यूल में कितने हैं 55, तो इतने मालिक्यूल में कितने होंगे, एक मालिक्यूल में कितने हैं 55, तो इतने में कितने होंगे, ये आ गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक मालिक्यूल में कितने हैं 257, तो इतने मालिक्यूल में कितने होंगे, अब डिवाइड कर दो। तो यार देखो आप समझ गए होगे वही चीज आ रही है, ये देखो है वही चीज आ रही है कि नहीं। तो कभी भी रेशियो पूछा जाए ना तो परेशान मत होना। वो देखो मैंने ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन दिया जैसे आप भ्रमित हो, ये एटम के नंबर के रेशियो ही होते हैं, तो बस यही आंसर आएगा। यस 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 यस। और ये निकाल के रेशियो बनाना हो तो बना लो, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो मैंने सिखाया ही आपको कैसे बनाए जाते हैं। बच्चों ने कहा ठीक है सर हम ये बात सीख गए, और बताओ, तो मैंने कहा चलो और बताते हैं। अब जब आप इतनी बात सीख गए हो तो एक और सिखाता हूं, गौर से सीखिए, ये सारी बातें क्वेश्चन में आएंगी, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। हाँ भाई तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले जरा समझो, इस बात को समझाता हूं। देखो बच्चों, सिंबल, किस चीज का सिंबल, एटम का। किसी एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, किसी एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। किसी एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। हाँ भाई क्या ढीले पड़ गए क्या यार तुम लोग यार। चलो थोड़ी दौड़ लगाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। देखो तो किसी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। इसमें से जेड क्या है, इसमें से जेड क्या होता है, जेड होता है बच्चों, जेड क्या होता है एटॉमिक, अरे यार बताओ तो सही, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम। एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उनको जेड कहते हैं। इसका मतलब जेड की वैल्यू और प्रोटॉन की वैल्यू आपस में बराबर है। क्लियर, ये बात क्लियर हुई कि नहीं। किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। अब जरा देखो ए क्या है, ए है मास नंबर, मास नंबर। और मास नंबर का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
इन वन एटम, एक एटम में, मतलब A इक्वल टू होता है P प्लस एन। A इक्वल टू कितना होता है प्रभु? P प्लस एन। चेक करो, A इक्वल टू होता है P प्लस एन। अच्छा बताओ P की वैल्यू कितनी है? Z। तो यदि यहां पर मैं Z डाल दूं तो किसी बच्चों को बुरा तो नहीं लगेगा? अरे भाई किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लग रहा है ना? अब रोना धोना तो नहीं मचाओगे कि सर कैसे डाला, कैसे किया ये? कोई परेशान तो नहीं है? बात समझ पाया कैसे किया गया है? देखो भाई प्रोटॉन के नंबर कितने हैं? Z, तो यहां Z डाल दिया, तो न्यूट्रॉन के नंबर कितने आ गए? A माइनस Z। इसका मतलब यार किसी एटम में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। चेक करो, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्लियर है? क्लियर है? सर क्लास नोट्स कहां मिलेंगे? प्रभु क्लास नोट्स यहां मिलेंगे, जहां पे आपका लेक्चर होगा। तो लेक्चर के नीचे राइट साइड में देखोगे, जहां पर आपका ऐप पे लेक्चर होगा ना, पढ़ा होगा, तो जहां पर आपका लेक्चर पढ़ा होता है, लेक्चर के राइट साइड के नीचे देखो, वहां पर नोट्स ये पड़े होंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वो वहां पर होंगे। आप उसको क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड हो जाएंगे, है ना? डाउनलोड हो जाएंगे। अच्छा न्यूट्रॉन के नंबर इतने आए, क्या कोई बच्चा मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम। तो दोस्त एटम क्या है? न्यूट्रल है। और डाल्टन भैया हमसे बोल गए थे कि यदि कोई न्यूट्रल स्पीसीज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर क्या होंगे? बराबर होंगे। यदि कोई न्यूट्रल स्पीसीज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर क्या होंगे गुरु? बराबर। तो यार जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और प्रोटॉन के नंबर कितना है? Z। प्रोटॉन का नंबर कितना है प्रभु? Z। तो अब गौर समझो, एक एटम में आपने हमें क्या क्या बता दिया, जरा देख लो। यदि मैं पूछता हूं एक एटम में कितने प्रोटॉन हैं, उसका एटॉमिक नंबर। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसका एटॉमिक नंबर। एक एटम में कितने न्यूट्रॉन हैं? A माइनस Z। ये क्लियर है? एक एटम में कितने प्रोटॉन हैं, उसका एटॉमिक नंबर Z। एक एटम में कितने न्यूट्रॉन हैं, उसका एटॉमिक नंबर Z। एक एटम में कितने न्यूट्रॉन हैं? A माइनस Z। और यदि आप निकाल लेते हो तो आओ सामना हो जाए। चलो फिर हो जाए सामना बच्चों, चलो फिर कर लेते हैं। बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितने एक एटम में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ कितने एक एटम में। गुरु बताओ। यस 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 यस, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताओ। तो देखो इसको कंपेयर कर लो। जब तुम इसको कंपेयर करोगे इससे तो Z की वैल्यू कितनी आ रही है? 15। A की वैल्यू कितनी आ रही है? 31। तो प्रोटॉन कितने होते हैं? Z होते हैं, तो 15 आ गया। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? Z होते हैं, तो 15 आ गया। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? A माइनस Z होते हैं, तो 31 माइनस 15 आ गया, 16 आ गया। यस 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 यस, वेरी गुड, सही बात, बहुत सही यार, बहुत सही, बहुत सही यार दोस्त, छा गए तुम लोग तो। गुड 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 गुड, बहुत सही निकाला है। ओ जिद, ये बच्चे जिद जो है ना छोड़ते नहीं है, कहते हैं सर एक क्वेश्चन और दो। लो यार, अब जिद करोगे तो देना पड़ेगा। देखो एक एटम ऐसा है, कोई मैंने एटम का सिंबल बनाया है, एटम X। कैसा है वो? देखो 127X 253, ठीक है।
कैलकुलेट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर इन वन एटम। ये मैंने ऑप्शन लिखना चालू कर दिया। पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर नन। बताओ भाई गुरु, आंसर बताओ दोस्तों, प्यारे दोस्तों आंसर बताओ। गुड, सही चल रहा है, बहुत सही मुन्ना, वेरी गुड यार दोस्त। देखो सारे समझदार बच्चों ने आंसर क्या बताया है। देखो ये एटम लिखा है, तो यार ये क्या हो गया जेड, और ये क्या हो गया ए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना होता है जेड, 127 आंसर। इलेक्ट्रॉन कितना होता है जेड, 127 आंसर। न्यूट्रॉन कितना होता है ए माइनस जेड, तो 253 माइनस 127, तो ये बचा 125, है कि नहीं भाई। 13 से 7 गया 5, 4 से 2 गया 2, और 2 से 1 गया 1, तो आंसर क्या आया सी। ए साहा, एक कोई साहा है वो डी आंसर लिख रहा है भाई, अंदर घुस के मारूंगा कैमरे में। उल्टा सीधा आंसर दिया। आंखें खोल के और दिमाग खोल के पढ़ाई करो। ये जो सोफा में पढ़े हो ना, सोफा में पढ़ के लेट के कोई पढ़ाई कर रहा है तो बम मारा जाएगा। ये जो बेड में लेट के करते हैं, सोफा में लेट के करते हैं, कुर्सी में पांव फैला के करते हैं, है ये आराम का काम नहीं है, मेहनत का काम है। हम कुर्सी में बैठ के तो नहीं पढ़ा रहे हैं, हम भी तो पढ़ा सकते कुर्सी में बैठ के। अच्छे से आंख नाक कान सब खोल के क्वेश्चन करो। सही है, सही है सर, 126 आएगा। अच्छा, एक कह रहा है 126 आएगा। भाई चेक कर लेता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक करना मेरा काम है, मतलब मेरे से हो जाती है। 13 से 7 गया 6, 2 1, सही कह रहे हो यार, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से हो जाती है। तो अब आंसर क्या आएगा, नन आएगा। बच्चे कह रहे होंगे सर आपने हमको टेलर दे दिया फर्जी में, हम तो सही निकाल रहे थे, आप ही गलत कर रहे थे, है कि नहीं। सॉरी बच्चों, फर्जी में डांट खा गए यार बच्चे। बच्चे कह रहे होंगे सर फर्जी में आपने हम लोगों को निपटा रखा है, गलती आप करो बिल हमारे ऊपर फाड़ रहे हो, हैं गलती आप कर रहे हो अब बिल हमारे ऊपर फाड़ रहे हो। हाँ तो यार फाड़ सकते हैं, आखिर तुम्हारे टीचर है। आ जाओ, चलो मजाक खत्म करते हैं। अब देखो कहानी को थोड़ा घुमाते हैं। कहानी को घुमाते क्या है, हमने अभी आपको पढ़ाया एक एटम में, ये देखो क्या लिखा है जरा पढ़ो। एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में अभी काउंट करना नहीं सिखाया है, अभी आपको एक एटम में सिखाया है। अब एक मॉलिक्यूल में कैसे काउंट करोगे, तो देखना, अब डरना नहीं, एक मॉलिक्यूल में काउंट करना सिखाते हैं। एक मॉलिक्यूल में काउंट करना सिखाते हैं। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितने एटम से मिलकर बना है, एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम। क्लियर है, क्लियर है। अब जरा गौर से देखो, कार्बन होता है ये और ऑक्सीजन होता है ये। तो अब देखो एक एटम में हम पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में।
अब डरना नहीं। देखो एक एटम में कितना है 6, एक एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं, जितना उसका, सर चैट को प्राइवेट, गौतम जी कह रहे हैं सर चैट को प्राइवेट कर दीजिए। तो गौतम जी क्या बात करना चाहते हो, भरद्वाज भी यही कह रहा है। अच्छा तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना, ऐसे ही रहने दो, कर देंगे, ज्यादा कहोगे तो प्राइवेट भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, एक एटम में कितने प्रोटॉन है 6, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है कार्बन के 1, तो एक एटम में 6 हैं और ओहो बच्चों को बता दो। आओ भाई बच्चों, जरा तब तक आप तरुण सर से बात करो, तब तक मैं जरा थोड़ा सा एक सिप मार लेता हूँ सर, तब तक जरा बच्चों को कुछ बताइए। सर्वेश सर को चाय पिला दें बेटा। आप लोग कुछ खा पी के आए हो, ऐसे ही चल रहा है मामला? अरे ये तो फैले पड़े होंगे सोफे में और खा भी रहे होंगे। थोड़ा सा नहा धो के बैठा करो क्लास में। हाँ, टीचर सारे नहा के आते हैं। हाँ, सही है, ऐसी मत बैठा करो खाली पीली, है ना? हाँ। तो फिर आ जाओ यहाँ समोसे खिलाते हैं, कह रहे नहीं खा के आए सर। कह रहे लिखने दो, कह रहे नाश्ता भी नहीं किए हैं सर। अच्छा, रोटी बना दो तुम्हारे घर आके, पढ़ लो, नहीं तो बेटा फिर दिक्कत ही हो जाएगी। अच्छा, आज डॉक्टर्स डे भी है, बच्चों को बता देना। अच्छा हाँ विश कर दो फिर। हाँ बेटा, आज डॉक्टर्स डे है ना, आप वही बनने के बाद अगले साल ना, इस वक्त तक तो रिजल्ट आ जाएगा, तुम अपना पहाड़ों पे घूम रहे होगे। हाँ हाँ नहीं? सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं जो सेलेक्ट हो गए। हाँ, वो सब घूम रहे हैं बेटा, सब घूम रहे हैं, और अगले साल तुम भी घूम रहे होगे। हाँ। सही है, ठीक है, चलो पढ़ो तुम, है ना? हाँ भाई बच्चों देखो यार, आज यदि डॉक्टर्स डे है तो आप इसको सेलिब्रेट कर सकते हो। किस तरह से? इस तरह से कि एक दिन इसी मुकाम पे आपको भी पहुंचना है, एक दिन इसी मुकाम पे आपको भी पहुंचना है। देखो मजाक हम लोग सिर्फ इसलिए करते हैं जैसे यार थोड़ा सा रिलैक्स मूड रहे, टेंशन में ना है। हम लोग तो देखो पढ़ाते हैं, हम लोगों को ये सब याद है, रटा है, मतलब सब आता है। मगर यार उस बच्चे से पूछो जो कैमरे के पीछे है, उसको ये चीज समझनी भी है और परफॉर्म भी करनी है, और साथ साथ में उसके पास उसके ऊपर ना थोड़ा मेंटल प्रेशर भी है। कहाँ से? कुछ गार्जियन का है। वो प्रेशर गार्जियन ने प्रेशर नहीं दिया है, मगर गार्जियन की आंखों में जो सपने हैं, जब वो उसको देखता है ना तो अपने आप प्रेशर फील होता है, अपने आप उस बच्चे को प्रेशर फील होता है कि गार्जियन की आंखों के सपने जो उन्होंने लगातार उसके लिए देखे हैं, 20 साल से देख रखे हैं, 18 साल से देख रखे हैं, तो उन सपनों को जब वो देखता है तो थोड़ा सा प्रेशर फील करता है। अपने भाई की, अपनी सिस्टर की उम्मीद को जब देखता है कि नहीं, सिस्टर की उम्मीद को देखता है कि मेरा भाई डॉक्टर बनेगा, भाई जो होता है अपनी सिस्टर की उम्मीद को देखता है कि मेरी सिस्टर डॉक्टर बनेगी, मेरा छोटा भाई बहन या बड़ा बहन, तो इन सब उम्मीदों की वजह से, उन सपनों की वजह से वो थोड़ा सा प्रेशर फील करता है। और सबसे ज्यादा प्रेशर फील कराते हैं गली मोहल्ले के लोग। घर वाले तो थोड़ा कम कराते हैं क्योंकि वो प्यार भी करते हैं, तो वो मोटिवेट भी करते हैं, मगर गली मोहल्ले और रिश्तेदार वाले मोटिवेट एक बार भी नहीं करते हैं, सिर्फ आपको डिमोटिवेट करते हैं। अच्छा इतने कम नंबर आए तो तुम्हारा कैसे होगा? अरे शर्मा जी, लौंडे को और कुछ कराओ, बड़ा मुश्किल है, इतने कम नंबर आए कैसे होएगा इसका सिलेक्शन? प्रभु ये भी तो कह सकते थे कि भैया अभी 4 महीने बाकी हैं, बेटा तुम डट के मेहनत करो, तुम्हारा हो जाएगा। मगर अंकल जी को तुम्हें मोटिवेट थोड़ी करना है, अंकल जी को तो तुम्हें उसी जगह पे हिट करना है जैसे तुम्हारा ना हो, जैसे तुम्हारा ना हो है। और यदि उनमें से कोई एक टीचर निकल आया तो वो तुमसे ऐसी चीज पूछेगा जो पेपर में ना आती हो, मगर तुम फंस जाओ, जैसे शर्मा जी के सामने तुम्हारी धोई जा सके, है ना? तो जरा समझो, मगर इन सब चीजों से लड़ते तुम हो, लड़ते तुम हो, और फिर एक दिन तुम अपनी लड़ाई जीतते हो, अपने संघर्ष को जीतते हो और डॉक्टर बन के निकलते हो, डॉक्टर बन के निकलते हो। और फिर उन चेहरों पे जो चमक आती है, जो विश्वास, एक मिनट रुक जाओ, मतलब जो विश्वास जगता है,
क्योंकि उनके बच्चे ने कुछ अचीव किया है। वो उन सभी लोगों को जवाब देना चाहते हैं जो उनके सामने उनके बच्चों की बुराइयां करते थे, जो रिश्तेदार उनके सामने उन बच्चों की बेइज्जती करते थे। पता नहीं क्यों उफ, थोड़ा सा पुरानी बातें थोड़ी सी याद आ गई तो थोड़ा सा भावुक हो गया। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं अब यार। ठीक है, चलो आओ। देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। ये देखो, अब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल आपको निकालना है। तो एक मॉलिक्यूल में जब आपको प्रोटॉन निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? देखो एक एटम में कितने हैं? 6 और एटम कितने हैं? 1, तो 6 × 1। एक एटम में बेटा प्रोटॉन कितने हैं? 8 और एटम कितने हैं? 2, तो एक एटम में 8 है, एटम कितने हैं? 2। तो ये देखो, ठीक है, बात समझ पाए? सब लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। एक कार्बन एटम में प्रोटॉन कितने हैं? 6, जेड के बराबर होते हैं ना। तो एक कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन है और एटम कितने हैं? 1, तो 6 × 1। एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, एटम कितने हैं? 2। अब इनको जोड़ दो, तो 8 दूनी 16 और 16 और 6 कितना होता है यार? 22। ये देखो, अब बात आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो यार एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मॉलिक्यूल यदि न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डायरेक्ट मैं 22 लिख देता हूं, अब जरा देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। अब गौर से जरा समझना, न्यूट्रॉन कितना होता है? A-Z। तो देखो एक मॉलिक्यूल में कितना है? A-Z। तो A-Z किया कितना आया? 6। तो एक एटम में 6 और एटम कितने हैं? 1। अब देखो A-Z, एक एटम में A-Z, एटम कितने हैं? 2, तो 2 × A-Z। अब यार इसको सॉल्व करो, तो 6 और ये, तो टोटल कितने हो गए? 22 हो गए। टोटल कितने हुए? 22। वेरी गुड। तो देखो एक मॉलिक्यूल में ऐसे काउंट करना है। अच्छा बच्चों, यदि इस बात को मैं इस तरह से लिख दूं तो डरोगे कि तो नहीं? अब देखो मैं आपको काउंट करने का इजी तरीका बताता हूं, डरना नहीं, पकड़ना। देखो आप बस कुछ मत किया करो, नीचे कितना लिखा है? 1। देखो ये नंबर 1 × एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, नीचे कितना लिखा है? 2 × एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो क्या आ गया? 1 × 6, 2 × 8 बराबर कितना आया? 22। यही तो लिखा है, चेक करो है।
अब यहां पे आओ, देखो न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो न्यूट्रॉन कैसे लिखोगे? 1 इंटू कितना एटम है? 1। अरे यार, अब जरा गौर समझना, 1 इंटू ए माइनस जेड, ए माइनस जेड किसका? कार्बन का। 2 इंटू ए माइनस जेड, ए माइनस जेड किसका? ऑक्सीजन का। अब यार दोस्त वैल्यू रख दो, तो जब आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखो, अब करो इसको, ये देखो यार, क्लियर है ना? क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है मैं तो डर गया। अरे यार, तुम ही तो लड़ने वाले हो, योद्धा तुम हो, तुम कैसे डर सकते हो? मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, कोच हूं, आगे की लड़ाई तो तुम्हें लड़नी है। तो चलो इस तरह से निकालते हैं। तो बच्चों ने कहा नहीं सर मजा नहीं आई, एक और करके दिखाओ। तो हम लोगों ने कहा चलो एक और करते हैं। देखो बच्चों, इसको हम लोग करते हैं, ठीक है? गौर समझिएगा। C6H12O6, अब देखो C6H12O6, अब इसमें दोस्त क्या निकालना है आपको? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। अब कैसे निकालोगे? तो गौर से देखो, अब मैं देखो बता रहा हूं, डायरेक्ट समझना। 6 इंटू जेड ऑफ कार्बन, 12 इंटू जेड ऑफ हाइड्रोजन, 6 इंटू जेड ऑफ ऑक्सीजन। अब आप इसको जोड़ दो, तो कार्बन कितना होता है? जेड, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन कितना होता है और ऑक्सीजन कितना होता है? अब यार जोड़ो, 36, 12, ठीक है, और ये 48, तो ये कितना हो गया जाके? 96 आ गया। यस, अब जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बात आती है न्यूट्रॉन की। देखो 6 इंटू ए माइनस जेड ऑफ कार्बन, 12 इंटू ए माइनस जेड ऑफ हाइड्रोजन, 6 इंटू ए माइनस जेड ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया? सही है? अब यार ये कितना हो गया? 36, ये कितना हो गया? 0, और वो कितना हो गया? ये, तो ये 36 हो गया और ये 48 हो गया। 8 6 14, 1, और ये 8, 84। वेरी गुड, वेरी गुड, 84 सही है, 84। अब यार एक मॉलिक्यूल में निकालना सीख गए हो ना, कंफर्म? और ये मॉलिक्यूल हमारा न्यूट्रल है। अब मैं इस चीज को एज ए कॉन्सेप्ट लिख देता हूं। अपना CHD किधर है? ये देखो CHD। अब आपको CHD देने जा रहा हूं, पकड़ना। पॉइंट नंबर 2, CHD मॉलिक्यूल हमारा कैसा है? हम लोगों ने सपोज किया है मॉलिक्यूल ऐसा है। कैसा है दोस्त? AXBYCZ सो ऑन, ऐसा। अब देखो कैसे निकालते हैं। जब भी कहीं प्रोटॉन निकालने हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, तो देखो ये कितना लिखा है? x इंटू जेड ऑफ ए, y इंटू जेड ऑफ बी, ठीक है, z इंटू जेड ऑफ सी, प्लस सो ऑन। इतने प्रोटॉन होंगे एक मॉलिक्यूल में। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो यार इतने ही होंगे। क्यों? प्रोटॉन के नंबर और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं। ये किसने कहा था? ये डाल्टन भैया ने हम लोगों को समझाया था। किसने समझाया था? डाल्टन भैया ने। अब यार दोस्त,
अब हम बात कर रहे हैं किसकी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। अब कैसे लिखोगे जरा देखो, मैं पूछूंगा आपसे, यहां कितना लिखा है, x इंटू ए माइनस जेड ऑफ ए, y इंटू ए माइनस जेड ऑफ बी, इंटू जेड इंटू ए माइनस जेड ऑफ सी, प्लस सो ऑन। x इंटू ए माइनस जेड ऑफ ए, y इंटू ए माइनस जेड ऑफ बी, जेड इंटू ए माइनस जेड ऑफ सी। क्लियर है? निकाल लोगे एक मॉलिक्यूल में, यस या नो बताओ। सर एक बार रिवाइज करा दीजिए प्लीज आज का पूरा। ओहो निशा, बिल्कुल करा देंगे निशा, हमारे पास और काम थोड़ी ना है कुछ, पढ़ा तो कभी भी लेंगे जीवन में भाई, जीवन में पढ़ा कभी भी लेंगे, मगर तुम्हें तो रिवाइज करा देना देर से आके। तो चलो निशा के कहने पर इस क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चे देंगे। देखो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, C12H22O11। अब आपको इसमें निकालने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। चलो मुन्ना स्टार्ट करो। अब बताओ, मैं ऑप्शन दे रहा हूं तब तक, ठीक है? निकालो यार बच्चों। चलो आंसर बताइए सब लोग। अब बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा। बेटा हेनरी ला जो है वो लिक्विड सोल्यूशन में पढ़ाऊंगा शाम वाली क्लास में 1 बजे, न्यूट्रॉन 1.0 में। अभी तुम इसको पढ़ो, जल्दी से आंसर बताइए। अब देखो यार करना क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे, आपको मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया। देखो यहां कितना लिखा है 12 इंटू, अब मैं डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट करूं, देखना 12 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6, 22 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, 11 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8। अब जोड़ दो 12 छंग 72, 22 और 88। अब इनको जोड़ो बच्चों, 2 2 4 और 12, 1 8 10 10 और 7 17 और 1 18, 182 आया। एक बार चेक करना बच्चों, 12 72। क्लियर है? ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। तो यार जितने प्रोटॉन होंगे गुरु उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं? जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? देखो 12 इंटू, डायरेक्ट कर रहा हूं, 12 इंटू ए माइनस जेड, यहां पे कितना है 22 इंटू ए माइनस जेड, 11 इंटू ए माइनस जेड। अब करिए, अब देखो क्या हुआ, 12 इंटू 6, 22 इंटू 0, 11 इंटू 8। तो गुरु कितना हो गया 72, और ये कितना हो गया 88। जरा कुछ कर लो, तो ये 10 हो गया, 8 8 16 हो गया, 160। यस यस, आंसर क्या आ गया डी। बहुत सही दोस्त, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, गजब यार, बहुत सही आंसर बताया, मस्त मस्त, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब तुम एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लोगे, और जब एक में निकाल लोगे
तो 1 लाख में भी निकाल लोगे, है कि नहीं यार? है, देखो कोई चीज 1 में निकल आई तो 1 लाख में तो तुम निकाल ही लोगे। ये तो तुम दिन में 3 बार करते हो। है, मार्केट जाते हो, एक चॉकलेट 10 रुपए की है, 4 चॉकलेट दे दो, तो तुम्हें पता होता है ना 4 चॉकलेट के कितने पैसे देने हैं। तो वही तो पूछ रहा हूं निकम्मो, ठीक है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो अब एक काम करते हैं, अब एक काम क्या करते हैं, जब तुमने इतनी बात बोली है तो एक क्वेश्चन दे ही देते हैं, एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। तो अच्छे से बताइएगा, गौर सुनिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन 10 की पावर 7 molecules of H2SO4, H2SO4। बताइए, अब मैं आंसर लिख रहा हूं, आप ऑप्शन मैच कराइएगा, ठीक है दोस्त? तो लिखते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 2 16 8 चौक 32, तो ये हो गया, तो ये हो गया जाके ये देखो बच्चों, अब आप आंसर बताते जाएं। अब जरा देखो यार बच्चों, आंसर बताएं। ये देखो, अब बताइए नन ऑफ दीज है, कौन सा है? आंसर बताओ। आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, तो एक मॉलिक्यूल में काउंट कर लो, फिर इतने में कितने होंगे वो तो तुम लगा ही लोगे। एक मॉलिक्यूल में काउंट करो। देखो हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक मॉलिक्यूल में कितना होगा? देखो 2 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 1 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर, 4 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब यार दोस्त इसको जोड़ दो, तो जब इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा? 50। तो एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 50। तो 10 की पावर 7 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या आ गया? 50 इंटू 10 की पावर 7। यस, वेरी गुड। अब प्रोटॉन इतने हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इतने ही होंगे। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल हमारा क्या है? न्यूट्रल। और डाल्टन भैया क्या बोले थे कि यदि कोई स्पीसीज न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे। अच्छा, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो। कैसे करोगे? देखो नीचे कितना दिया है? 2, a माइनस जेड, फिर नीचे कितना दिया है? 1, a माइनस जेड, फिर नीचे कितना दिया है? 4, a माइनस जेड। अब यार कर लो, ये आ गया आपका ऐसे 8 चौक 32, ये 48। एक मॉलिक्यूल में 48 है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में इतने हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? तो ऐसा कोई आंसर है? यस, ऐसा आंसर है अपना। कौन सा? बी। बी आंसर ऐसा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही यार बच्चों, बहुत सही, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, छा गए यार दोस्त, बहुत सही। तो देखो आप अब एटम के आप क्या क्या निकालने सीख गए? आप निकालना सीख गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप ये सारी बातें निकालना सीख गए। क्लियर है? तो अब इस बात को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट और बताते हैं
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी। देखो किसकी बात कर रहे हैं, गौर से देखिए। अब बात करते हैं चार्ज, किसी आयन के ऊपर चार्ज कैसे निकालोगे। अच्छा एक चीज और रह गई है, गौर समझो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयंस, आयन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी बात करते हैं। तो जरा देखो आयंस होते क्या हैं। देखो आयन दो तरह के हैं, एक आयन होता है बच्चों कैटायन। कैटायन का मतलब होता है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, हैविंग पॉजिटिव चार्ज। और एक यार दोस्त होता है एनायन। एनायन के ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो हैविंग निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, यदि किसी के ऊपर पॉजिटिव आया इसका मतलब मेरे दोस्त क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का। ठीक है वेरी गुड। तो अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब पॉजिटिव चार्ज आता है। निगेटिव क्या आता है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ हो। यदि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो निगेटिव आएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा। अब हम किसी कैटायन और एनायन में निकालते हैं इलेक्ट्रॉन। देखो अब गौर समझते जाइएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज एंड इट्स आयन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर कभी नहीं चेंज होते हैं, चाहे उसको न्यूट्रल मान लो या उसको आयन मान लो। मतलब इस कॉन्सेप्ट को पहले समझो, इसको सॉरी इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझो। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे सोडियम लिखा है, अब सोडियम न्यूट्रल है तो ये ऐसे होता है, ऐसे। अब यदि यार इसको कैटायन भी बना दो, ये देखो, तो इसमें प्रोटॉन अभी भी उतना ही है और न्यूट्रॉन अभी भी उतना ही है। प्लस या माइनस आने से इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। अभी भी इसका एटॉमिक नंबर कितना है, जेड। अभी भी इसका एटॉमिक नंबर कितना है, जेड। ये देखो, तो प्रोटॉन अभी भी इसमें 11 है, दोनों में। प्रोटॉन अभी भी इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है। और न्यूट्रॉन अभी भी इसमें 23 माइनस 11 12 है, और इसमें भी 23 माइनस 11 12 है। तो एक बात दिमाग में ध्यान रखना कि कैटायन हो या एनायन हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर सेम रहते हैं। जो न्यूट्रल में होंगे वही उसके आयन के फॉर्म में होंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ, यस या नो बताओ। इतनी बात क्लियर है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर कभी चेंज नहीं होंगे, ओनली चेंज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लेना देना इलेक्ट्रॉन का होता है। किसका होता है, लेना देना किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज होंगे तो निकालोगे कैसे, अब वो सिखाता हूं, ठीक है, अब वो सिखाता हूं। तो एक एग्जांपल से सिखाते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग ये बात सीखते हैं। जैसे ये देखो, ये लिखा है सल्फेट आयन, ऐसा। तो अब मुझे ये बताओ, पहले इसके न्यूट्रल में निकाल लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन SO4। आप इसको न्यूट्रल मान के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो। आप इसको क्या मान लो, न्यूट्रल, और न्यूट्रल मान के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। तो कैसे निकालोगे, उसी तरह से निकालोगे, 1 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर, 4 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 1 इंटू सल्फर कितने हैं, 1, और एक सल्फर का कितना होता है, 16। तो 1 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर और 4 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, निकल आया। अब देखो ये कितना हो गया, तो यार ये 16 और ये 32, कितना हो गया, 48। मगर ये न्यूट्रल में आया है। अब माइनस का मतलब क्या होता है,
मैंने पढ़ाया था माइनस का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, कितना माइनस लगा है, देखो जरा कितना माइनस लगा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, 2। तो यार इसमें 2 और ऐड कर दो, कितना हो गया 50। कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, 2, तो इसमें 2 और ऐड कर दिया, 50 हो गया है। अब इसी के पैरेलल में मैं एक और निकालता हूं और फिर आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ये देखो हमारा अमोनियम आयन है, अब इसमें निकालो। तो मैंने निकाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल, आप पहले न्यूट्रल में निकाल लो। ये देखो कैसे निकालोगे, 1 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, 4 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना हुआ 7 4 11। अब यार प्लस पे निकाल लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH4 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन गया है, प्लस है ना, प्लस का मतलब लूज, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 हो गया, और इसका क्या हुआ 50 है। अब इस बात को और इजी कर दूं, इस बात को और इजी कर दूं, डरोगे तो नहीं, देखना अब मैं बोलने जा रहा हूं, आप इसको अब अच्छे से देखो, गौर से देखो, ये क्या लिखा है, आप इसको अच्छे से देखो, ये देखो, और इसको अच्छे से देखो। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं उसको समझना। पहले मैं आपको CHD लिख कर, पहले मैं आपको CHD लिख के देता हूं यहां पर। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन आयन। अब मैं आयन की बात कर रहा हूं, एक आयन पे कितने होंगे, तो जरा देखो एक आयन पे कैसे निकालते हैं। आप सपोज कर लो ये कोई आयन है, आप इस तरह से सपोज कर लो कि ये कोई आयन है, ऐसे A प्लस माइनस N, मतलब इसको X कर लो, या फिर इस तरह से लिख लो, आप चाहो तो इस तरह से लिख लो AX BY प्लस माइनस N। जब इसको आप कैटायन मानोगे तो ऐसे आएगा, और जब आप इसको एनायन मानोगे तो यार दोस्त ऐसे आएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, गौर से समझिएगा मेरी बात को। आप इसको बस न्यूट्रल मान लो और न्यूट्रल मान के सॉल्व कर दो। तो न्यूट्रल मान के सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, देखो गौर से देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लिखोगे, X इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ Z, A Y इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ B। ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, हो गए। अब यदि ये कैटायन है तो इतना माइनस कर दो, क्यों, कैटायन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैटायन आ गया, किस में आ गया, कैटायन में आ गया। और यदि एनायन में निकालना हो तो एनायन में क्या है, इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो पहले न्यूट्रल में निकाल लो और फिर उतना जोड़ दो जो उसके ऊपर चार्ज लगाओ। देखो X इंटू Z, Y इंटू Z ऑफ B और प्लस N। ये बात समझ पाए, और यही चीज हमने यहां की है। अब मैं देखो करके दिखाता हूं वही चीज फिर से। आप पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, आप इसको न्यूट्रल मान लो और न्यूट्रल मान के निकाल दो, प्लस लगा हो तो उतना ही चार्ज माइनस कर दो, माइनस लगा हो तो उतना ही चार्ज टोटल में प्लस कर दो। इसको न्यूट्रल मान के निकाल लो, यदि प्लस लगा है तो उतना ही चार्ज माइनस कर दो, और माइनस लगा है तो उतना ही चार्ज प्लस कर दो, जस्ट उल्टा करना है। और इस बात को समझने के लिए हम लोग उस क्वेश्चन को फिर से करते हैं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ये देखो अब मैं इस चीज को फिर से यहां करके दिखाता हूं, डायरेक्ट करके दिखाता हूं, गौर समझो। अब इस चीज को मुझे निकालना था तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो अब मैं कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन सल्फेट आयन। कैसे निकालेंगे, गौर समझो। यहां पे कितना लिखा है, 1 इंटू
एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर 4 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। हो गया। अब यहां माइनस लिखा है तो प्लस कर दिया, बस देख लो आंसर आ गया होगा 50। अब इसी तरह इसमें निकालो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 अमोनियम आयन, तो आप इसको न्यूट्रल मानो 1 इंटू 7 4 इंटू 1 आ गया। अब यहां क्या लिखा है प्लस, अब प्लस लिखा है तो माइनस कर दो। ये देखो पीएनएस और एसएनएस आप प्रिंट करा लो, प्रिंट हो जाएगा। आप प्रिंट कराओगे प्रिंट हो जाएगा। ये बात समझ पाए सब लोग? ये बात समझ पाए? और यदि समझ पाए हो तो ये क्वेश्चन करो, फिर क्लास की छुट्टी करते हैं। इसका आंसर निकालो सब लोग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 फॉस्फेट आयन, बताओ। ऑप्शन में लिख देता हूं, आप आंसर निकालिए, ठीक है। 8 चौक 32 और 48 47। बताओ भाई क्या आंसर आएगा? तब कैसे निकालोगे? उसी तरह से कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 फॉस्फेट आयन। अब करो, आप इसको न्यूट्रल मानो। यहां पे कितना लिखा है 1 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस, यहां कितना लिखा है 4 इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और प्लस यहां माइनस लिखा है ना तो उतना प्लस कर दो। तो 15 8 चौक 32 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 35, कितना हो गया 50। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो बच्चों आज की क्लास इसी जगह पे खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपकी बॉटनी की क्लास स्टार्ट होनी है। तो आज हम लोग इसी जगह पे रखेंगे। आपको यदि डीपीपी मिल जाए तो अभी मत करिएगा, कल से हम लोग मोल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक सारा बता दिया है। तो कल से हम लोग मोल स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे आज की क्लास को रिवाइज कर लेना, क्योंकि आज की क्लास की जरूरत हमें लगातार पड़ेगी, हमें लगातार पड़ेगी, ठीक है। तो सभी बच्चे इसी तरह से रहे और पढ़ाई करते रहे। सभी बच्चों को हैप्पी डॉक्टर्स डे, ठीक है। और इस दिन को आप जियो, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपको यही बनना है। और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, फिर धमाल मचाएंगे। तब तक के लिए इतना ही कहेंगे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय बच्चों।